हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य क्लासेस बाई सुमित में। आज हम यूपी बोर्ड बायोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ये वही प्रश्न है जो हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप भी अंतिम समय में पढ़कर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आज की इस क्लास में आप अंतिम तक बने रहें। अब बिना किसी देरी के अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम सबसे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि बायो में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आप इन 30 क्वेश्चनों को पढ़ के बायो का पेपर दे सकते हैं। तो इससे पहले अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने 1 से 5 तक क्वेश्चन करवाए थे और उन्हें बहुत अच्छे से समझाया भी था, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो इससे पहले आप वो वीडियो देख कर आए, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। तो हम बढ़ते हैं आज के अपने पहले टॉपिक की ओर, अपरा। पेपर की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कभी कभी पेपर में अपरा 2 नंबरिया या 3 नंबरिया में भी आ जाता है, जिसमें हमें बताना पड़ता है कि अपरा के कार्य क्या होते हैं या अपरा पर टिप्पणी कीजिए। तो अगर हम बेसिकली अपरा की बात करें तो अपरा एक अस्थायी महत्वपूर्ण अंग होता है जो माता के गर्भाशय से जो भ्रूण होता है उसकी नाभि से जुड़ा होता है। यह शिशु को पोषण प्रदान करता है, यह उसे श्वसन प्रदान करता है। शिशु द्वारा जो भी उत्सर्जित पदार्थ उत्पन्न किए जाते हैं वह उसे बाहर निकालने में मदद करता है। तो अपरा, अगर हम अपरा की बात करें, अपरा गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय की दीवार और भ्रूण के बीच विकसित होने वाला एक अस्थायी महत्वपूर्ण अंग है। अगर हम इसके कार्य की बात करें तो पोषण प्रदान करना, श्वसन प्रदान करना, उत्सर्जन और प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है, लेकिन कभी कभी अपरा अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करती है, जिसमें यह HCG, HTL या एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण भी करती है। अगर हम बात करें श्वसन की तो यह मां से ऑक्सीजन लेकर भ्रूण को देना और भ्रूण से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना अपरा का एक कार्य माना जाता है। उत्सर्जन भ्रूण द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों जैसे यूरिया है को मां के रक्त में स्थानांतरित करना ताकि उन्हें शरीर से बाहर निकाला जा सके। अगर हम प्रतिरक्षा की बात करें तो प्रतिरक्षा मां के शरीर से एंटीबॉडीज अपरा के माध्यम से भ्रूण में जाते हैं और जन्म के बाद शुरुआती समय में शिशु को बीमारियों से बचाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ अनुवांशिक बीमारियां अपरा के द्वारा शिशु में पहुंच जाती हैं, जैसे STD बीमारियां हो गई या ऐसी कोई अनुवांशिक बीमारी जो रक्त के माध्यम से फैलती है, वह भ्रूण को हो सकती है। आई होप कि आप अपरा समझ गए होंगे कि अपरा एक अस्थायी महत्वपूर्ण अंग है। यह भ्रूण को श्वसन, उत्सर्जन, प्रतिरक्षा और पोषण प्रदान करती है। वह MTP है जिसका फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और हिंदी में इसको सगर्भता का चिकित्सीय समापन या चिकित्सीय सगर्भता समापन भी कहते हैं। MTP एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अनैच्छिक रूप से अपनी इच्छा से अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाते हैं। वह प्रक्रिया MTP कहलाती है। कहने का मतलब गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को सगर्भता या चिकित्सीय समापन कहते हैं। MTP का फुल फॉर्म मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। यह कभी कभी MCQ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि MTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो MTP का फुल फॉर्म मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। आप लोग इन सवालों में थोड़े से बोर हो सकते हैं क्योंकि यह थ्योरी बेस्ड सवाल है। आपको इन्हें समझने का प्रयास करना होगा। जिस प्रकार आप अपने क्रश की बातें आंखों ही आंखों से समझ सकते हैं, इसी प्रकार आप हमारी भावनाएं भी बिना देखे समझ सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि सर आप हमें दिखते नहीं है, सिर्फ आपकी वॉइस सुनाई देती है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, जिस प्रकार आप अपने क्रश की भावनाएं चैट पर समझ सकते हैं, उसी प्रकार आप हमारी भावनाएं हमारी आवाज के थ्रू समझ सकते हैं। आप हमारे शब्दों पर ना जाकर हमारी भावनाओं पर जाने का प्रयास करें। तो MTP वह प्रक्रिया है जिसमें हम जानबूझकर अपनी इच्छा से अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाते हैं। वह प्रक्रिया MTP कहलाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, MTP की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? तो MTP की आवश्यकता हमें निम्नलिखित कारणों से पड़ी। नंबर 1, अवांछित गर्भावस्था से छुटकारा। कभी कभी जब यौन संबंध बनाते हैं तो जो गर्भ निरोधक होते हैं वह सही से काम नहीं कर पाते और महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। तो इस प्रकार की
गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए हम एमटीपी का उपयोग करते हैं। दूसरा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो गर्भावस्था होती है वह अगर जारी रखी जाए तो माँ और भ्रूण दोनों को खतरा हो सकता है, इसलिए उसे गर्भावस्था को खत्म करना ही एक अच्छा उपाय माना जाता है। और बलात्कार के मामलों में कभी कभी समाज में ऐसे कुकर्म हो जाते हैं जहाँ पर किसी महिला या किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, जिसके कारण वह प्रेग्नेंट हो जाती है और इस प्रेगनेंसी से छुटकारा पाने के लिए एमटीपी का सहारा लिया जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि यदि कोई बच्चा है या कोई भ्रूण है उसमें आनुवांशिक बीमारी का पता लगता है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो उस संतान को इस दुनिया में आने से पहले ही समाप्त कर दिया जाता है। अगर हम बात करें एमटीपी के दुरुपयोग को रोकने की, तो भारत सरकार ने एमटीपी के दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 में कुछ कानून बनाए और इसे मान्यता दी। इसका जो सबसे ज़्यादा दुरुपयोग होने का मामला है वह मादा भ्रूण की हत्या का सामने आया है, जिसमें लोग भ्रूण के लिंग निर्धारण का पता लगाकर मादा के भ्रूण को खत्म कर देते थे। अगर हम बात करें कि एमटीपी कितने समय में करानी चाहिए और यह प्रेगनेंसी कंसीव होने के कितने समय तक कराई जा सकती है, तो प्रथम तिमाही, कहने का मतलब जो प्रेगनेंसी होती है जब वह कंसीव हुई है तो उसके 12 सप्ताह तक इसे कराना काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। लेकिन अगर हम द्वितीय तिमाही की बात करें, 12 सप्ताह के बाद अगर इसे कराया जाए तो यह माँ के लिए अत्यधिक जोखिम भरा हो सकता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एमटीपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी इच्छा से और जानबूझकर गर्भ का समापन करते हैं। इस प्रक्रिया को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। अगर हम बात करें कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो अवांछित गर्भावस्था से छुटकारा, स्वास्थ्य सुरक्षा, बलात्कार के मामले, आनुवांशिक विकार, और इसका जो एक्ट आया जिसे हम एमटीपी एक्ट कहते हैं वह 1971 में आया। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वह युग्मक जनन है कि युग्मक जनन पर टिप्पणी कीजिए। तो जो हमारे युग्मक होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। अगर मानव की बात करें तो मानव में जो नर होता है उनमें शुक्राणु पाए जाते हैं और जो महिला होती है यानी जो मादा होती है उनमें अंडाणु पाए जाते हैं। तो नर का नर युग्मक शुक्राणु है जबकि मादा का मादा युग्मक अंडाणु है। अगर हम बात करें युग्मक जनन की परिभाषा की, तो प्राथमिक जनन अंगों जैसे वृषण और अंडाशय, वृषण नर में पाए जाते हैं और अंडाशय मादा में पाए जाते हैं, में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। यह प्रक्रिया अल्पसूत्रीय विभाजन द्वारा संपन्न होती है। यह दो प्रकार का होता है। शुक्र जनन, यह नर में शुक्राणुओं के निर्माण को शुक्र जनन कहते हैं, जबकि अंड जनन, मादा में अंडाणुओं के निर्माण को अंडाणु जनन कहते हैं। अगर हम बात करें शुक्राणु जनन कैसे होता है, कहाँ होता है, यह प्रक्रिया नर के वृषण की शुक्रजनक नलिकाओं में होती है और यह यौवनावस्था के समय शुरू होती है, जबकि अंड जनन मादा के अंडाशय में परिपक्व मादा युग्मक अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, जबकि अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। जब यह शुक्राणु है तो शुक्राणु निर्माण कहाँ पे होगा, वृषण में, जबकि अंडाणुओं का निर्माण अंडाशय में होता है। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। यह क्वेश्चन उसी के साथ है शुक्राणु संरचना, क्योंकि जब शुक्राणु बन गया है तो अब शुक्राणु संरचना एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। यह कभी कभी 2 नंबरिया या 3 नंबरिया में पूछा जा सकता है, तो इसमें आप छोटा सा भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें शुक्राणु की, तो यह एक नर युग्मक है। शुक्राणु क्या है, नर युग्मक। इसका निर्माण कहाँ पे होता है, वृषण में, और वृषण में बेसिकली कहाँ पे, शुक्रजनक नलिका, कहाँ पे, शुक्रजनक नलिका में। अगर हम बात करें इसके भाग की, तो यह 4 भागों में बटा है। यह 4 भागों में बटा है। नंबर 1 शीर्ष, नंबर 2 ग्रीवा, नंबर 3 मध्यखंड। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सांप की पूंछ जो लंबी लंबी होती है यह पूंछ वाला भाग है, यह पूंछ वाला भाग है। और यह जो सबसे आगे है इतना लंबा, यह शीर्ष है, यह शीर्ष है। और इसके जो बीच वाला भाग है यह मध्यखंड है। और जबकि इसके जो बीच में, शीर्ष और मध्यखंड के बीच में एक छोटा सा स्थान है जिसे हम ग्रीवा कहते हैं। अगर हम बात करें शीर्ष की, इसमें आगुड़त केंद्रक और एक्रोसोम होता है जो अंडाणु को भेदने में मदद करता है। क्या, एक्रोसोम। ग्रीवा जिसे हम नेक कहते हैं, यह शीर्ष और मध्यखंड के बीच को जोड़ने वाला वह छोटा सा हिस्सा है जिसमें तारक केंद्र होते हैं जो कोशिका विभाजन में मदद करता है। तो शीर्ष
और मध्यखंड को जोड़ने वाला छोटा सा हिस्सा ग्रीवा कहलाता है। इसमें तारक केंद्र होते हैं। मध्यखंड शुक्राणु का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यह माइटोकॉन्ड्रिया के चित्र बने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा कोशिका वाला लेसन नहीं देखा तो आप उसमें देख सकते हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूंछ बेसिकली, पूंछ को आप देखते ही समझ जाएंगे कि यह पूंछ वाला हिस्सा है। यह शुक्राणु का सबसे लंबा हिस्सा है। यह चाबुक की तरह हिलती है जिससे शुक्राणु को तरल माध्यम में आगे बढ़ने से गति मिलती है। इसी की मदद से शुक्राणु गर्भाशय में होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। शुक्राणु चाबुक के समान होती है। अगर आप टीवी देखते होंगे तो आपने एक नाटक देखा होगा नागिन। आपने देखा होगा सांप की पूंछ ऐसी ऐसी क्रस क्रॉस ऐसी ऐसी घूमती है और वह आगे बढ़ता है। सेम इसी प्रकार इसकी पूंछ भी ऐसे ऐसे घूमती है और यह आगे की ओर गति करता है। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे शुक्राणु के कितने भाग होते हैं और यह क्या कार्य करता है। तो अब आप इसमें समझ गए होंगे। अगर पेपर में आएगा तो आपको बिल्कुल ऐसा ही लिखना है और ऐसा ही चित्र बनाना है। चित्र आप थोड़ा सरल बना सकते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वह जनसंख्या वृद्धि है कि जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं। यह एक लंबा टॉपिक है जिसमें आपको अपने मन से लिखना है। इसमें हम समझा देंगे आपको कि आपको कैसे क्या लिखना है। हेडिंग बाय हेडिंग आप लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। जैसे सबसे पहले बात करें जनसंख्या विस्फोट की, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। तो किसी निश्चित क्षेत्र में कम समय अंतराल में अचानक जनसंख्या का बढ़ना ही जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। किसी निश्चित समय अंतराल के दौरान किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले निवासियों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और कभी कभी यह क्वेश्चन जनसंख्या विस्फोट के नाम से भी आ जाता है कि जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं। जहां पे वृद्धि शब्द का उपयोग किया गया है वहां पे आप विस्फोट शब्द का उपयोग कर सकते हैं और पूरा टॉपिक सेम रहेगा। जैसे जनसंख्या विस्फोट के कारण, तो इसका सबसे पहला कारण है अशिक्षा। इसका सबसे पहला कारण क्या है? अशिक्षा। शिक्षा की कमी के कारण लोग छोटा परिवार और सुखी परिवार का महत्व नहीं समझ सकते। जैसे आपने पंचायत वेब सीरीज देखी होगी, उसमें जो प्रधान जी होते हैं वह ग्राम पंचायत की दीवारों पर लिखवाते हैं 2 बच्चे मीठी खीर, तीसरा बच्चा बवासीर। या इसी प्रकार एक और स्लोगन चला था, हम दो और हमारे दो। सरकार ने यह स्लोगन इसलिए चलाए ताकि लोग छोटे परिवार और सुखी परिवार को समझ सकें। और दूसरा इसका जो कारण है वह कम उम्र में विवाह करना है। पहले जो होता था वह 8 से 15 की उम्र में पहले शादी हो जाती थी। जैसे कम उम्र में शादी करना, जल्दी शादी होने के कारण प्रजनन की अवधि लंबी हो जाती है जिससे बच्चे की संख्या बढ़ने की संभावना अधिक होती है। अगला जो सबसे बड़ा कारण है वह पुत्र रत्न की चाहत। कुछ लोग होते हैं, अरे वाह यहाँ पे पुत्र रत्न लिखा। बहुत दिनों बाद हमें कहीं भी यह लाइन मिली जहाँ पे पुत्रों की इतनी वाहवाही की गई हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुत्र रत्न लिखा। रत्न का मतलब होता है एक चमकदार पत्थर जो बहुत ही बेशकीमती होता है। वरना इस समाज ने पुरुषों की कभी इज्जत नहीं की भाई, कभी नहीं की। दिल से बता रहे हैं, भावना है जी हमारी। हाँ, तो पुत्र रत्न की चाहत। कई समाजों में लड़कों की चाहत में तब तक बच्चे पैदा किए जाते हैं जब तक कि बेटा ना हो जाए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ना, क्योंकि बेटा ही तो है जो बैल की तरह अपने परिवार को अपने कंधों पर खींचेगा। इसीलिए तो हर एक समाज पुत्रों के पीछे पड़ा है। बेटा कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या। सबसे पहले यही सवाल होता हम लोगों से। 20 साल के हुए, 25 के हुए, हाँ बेटा अब क्या क्या करते हो, कितना कमाते हो। कोई नहीं पूछता खाना खाया, कैसे हो, क्या चल रहा, कुछ नहीं, कमाते कितना हो बस। सबको ये पूछना कमाते कितना हो। फिर अगर तुमने कह दिया 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 20 लाख, उसी हिसाब से तुम्हें इज्जत मिलेगी। अगर तुमने कहा हम बेरोजगार हैं, कोई इज्जत नहीं करेगा। तुमने कहा 10 लाख रुपए महीना कमाते, सब इज्जत करेंगे। तो भाई इंटर पहली सीढ़ी है तुम्हारी। जितने भी लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं दबा के लाइक करो उन्हें। इंटर पहली सीढ़ी है। अगर तुम इंटर पास कर गए तो तुम्हें मिलेगी पेटी और साथ में किसी की बेटी। और तुम ना कर पाए इंटर पास तो ना मिलेगी तुम्हें पेटी और ना ही कोई देगा तुम्हें बेटी, और तुम करोगे खेती। तो लाइक सब ठोको दबा के। आगे बढ़ते हैं जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम।
तो जनसंख्या वृद्धि के आपने कारण समझ लिए। सबसे पहले अशिक्षा, नंबर 2 कम उम्र में विवाह और नंबर 3 पुत्र की चाह। ये बढ़ते हैं जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पृथ्वी बहुत छोटी पड़ गई और लोग बहुत ज्यादा हो गए। तो सबसे पहले संसाधनों की कमी, भोजन, पानी, आवास की समस्या, बेरोजगारी पूरी दुनिया की एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या बन चुकी है, जो कि कभी सही नहीं होने वाली अब। बेरोजगारी, रोजगार के अवसरों की तुलना में आबादी का अधिक होना। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, वनों की कटाई, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन। जैसे अभी आपने देखा होगा कि अरावली को काटा जा रहा था और इससे पहले हसदेव के जंगल भी काटे गए। और ये सब किसके नाम पे होता है? विकास के नाम पे। और विकास सिर्फ कागजों में दिखता है, हमारे यहाँ पे होता कहीं नहीं। आप अपने यहाँ के स्कूल देख लो, आप अपने यहाँ के हॉस्पिटल्स देख लो, हम टैक्स पे करते हैं अमेरिका के बराबर, सुविधा मिलती है हमें 0/0। सुविधा कैसी मिलती है हमें? 0/0। और टैक्स कितना देते हैं हम? अमेरिका के लोगों के बराबर। आप अपने स्कूल में देखो, लैब है नहीं, टीचर अच्छे से पढ़ाते नहीं, हॉस्पिटल में देखो कुछ नहीं है भाई हमारे देश में, सिर्फ कागजों में सब कुछ है। फिर गरीबी आती है, और फिर क्या आती है? गरीबी, प्रति व्यक्ति आय में कमी और जीवन स्तर का गिरना। एक निश्चित एरिया में रहने वाले लोगों की अचानक से वृद्धि हो गई एक निश्चित समय अंतराल हो सकते हैं जनसंख्या विस्फोट। इसके प्रमुख कारण अशिक्षा, कम उम्र में विवाह और पुत्र रत्न की चाह। अगर हम बात करें इसके दुष्परिणाम की, तो संसाधनों में कमी, बेरोजगारी, प्रदूषण, गरीबी। अगर हम बात करें नियंत्रण की, तो शिक्षा व प्रसार, जागरूकता हर किसी का एक अच्छा उपाय माना जाता है। शिक्षा और प्रसार, लोगों को छोटे परिवार के लाभ समझाना, विवाह की उम्र अवधि बढ़ा देना, जैसे 18 से 21 हो गई, 21 लड़के लड़कियों की 21 कर दी गई। गर्भ निरोधक विधियां बांटना, जैसे कंडोम हो गए, आईयूडी हो गई, गोलियां हो गई, नसबंदी, नलबंदी, ये सब आप अपने हिसाब से लिख लेना। सरकारी प्रोत्साहन, अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो उन्हें थोड़ा आरक्षण मिल जाए या सरकारी अन्य सुविधाएं दे देना, तो सरकारी प्रोत्साहन। आई होप कि अब आप जनसंख्या विस्फोट समझ गए होंगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये है क्वेश्चन नंबर 9। गर्भ निरोधक या गर्भ निरोधक से आप क्या समझते हैं, इस पर टिप्पणी कीजिए। तो गर्भ निरोधक ऐसी विधियां हैं जो गर्भावस्था को रोकती हैं, जो अनचाही गर्भावस्था को रोकती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? गर्भ निरोधक कहते हैं। ये बात वे विधियां या वे उपकरण जिनका उपयोग हम अनचाही गर्भावस्था को रोकने के लिए करते हैं, उन्हें कहते हैं गर्भ निरोधक। एक बार आप हमारे साथ भी कहते जाइए, जैसे हम कहते हैं उसी प्रकार आप अपने मन में ही दोहराते जाइए, जिससे आप बहुत जल्दी याद कर सकते हैं। गर्भ निरोधक की प्रमुख विधियां, नंबर 1 प्राकृतिक और नंबर 2 रोध विधियां। जैसे प्राकृतिक में हम बात करें, ये बेसिकली प्रकृति पर आधारित होती हैं। इनमें हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट या उपकरणों का उपयोग नहीं करते। ये विधियां अंडाणु और शुक्राणु संगम को रोकने के प्रकृति के सिद्धांतों पर आधारित है। जैसे अभी आपने देखा होगा, अभी 14 फरवरी है, आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, आज 14 फरवरी है, और इंस्टा पर ऐसी रील आती है जहाँ पे बजरंग दल वाले एक लड़का और एक लड़की को मिलने से रोकते हैं। कौन? बजरंग दल वाले। इसी प्रकार यह प्राकृतिक विधि इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। यह शुक्राणु और अंडाणु को आपस में मिलने से रोकती है। बोलो भैरव बाबा की जय। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो बोलो डमरू वाले की जय। जिस प्रकार वैलेंटाइन डे पर बजरंग दल वाले 2 कपल को आपस में मिलने से रोकते हैं, उसी प्रकार प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधियां शुक्राणु और अंडाणु को आपस में मिलने से रोकती हैं। बोलो डमरू वाले की जय। आवधिक संयम, आर्तव चक्र के 10वें और 17वें दिन, 10वें से 17वें दिन के बीच सहवास से बचना, क्योंकि इस दौरान अंडोत्सर्ग की संभावना सबसे अधिक होती है। सहवास का मतलब होता है आपसी शारीरिक संबंध बनाने से बचना। वह स्खलन, वीर्य स्खलन से ठीक पहले लिंग को योनि से बाहर निकाल लेना। कहने का मतलब, जब आप शारीरिक संबंध आपस में बना रहे हो और जैसे ही पुरुष के पेनिस से शुक्राणु बाहर निकलने आए तो वह उसे बाहर निकालकर गिरा दे, इसे वाह्य स्खलन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरी विधि जो कि है बैरियर मेथड या रोध विधियां। इसमें भौतिक संसाधनों द्वारा शुक्राणु और अंडाणुओं को मिलने से रोका जाता है। इसमें भौतिक विधियों द्वारा या भौतिक संसाधनों द्वारा
शुक्राणु और शुक्राणु को मिलने से रोका जाता है। जैसे कंडोम हो गया, यह रबर या लेटेक्स का बना होता है। यह गर्भधारण के साथ साथ एड्स और SIT यौन संचारित रोग से सुरक्षा प्रदान करता है। डायाफ्राम, गर्भाशय टोपी, ये रबर के बने होते हैं जिससे महिला अपने जनन मार्ग में लगाती है। जैसे डायाफ्राम हो गया, गर्भाशय ग्रीवा टोपी हो गई, यह भी बेसिकली कंडोम जैसे ही रबर के बने होते हैं। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। इसमें जो अगली विधि है वह है IUD, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, अंतः गर्भाशय युक्तियां। ये बहुत ही प्रभावी होती हैं और डॉक्टर द्वारा गर्भाशय में लगाई जाती हैं। जैसे गैर औषधि IUD, जैसे लिप्पस लूप, यह एक गैर औषधि वाली है, इसमें कोई भी दवाई नहीं लगी रहती। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कॉपर टी। इसमें यह टीके आकार की होती है, यह टीके आकार की होती है और इसमें कॉपर की ऐसी वायल लपड़ी होती है जिससे कॉपर आयन महिला के गर्भाशय में निकलते रहते हैं और यह शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम कर देते हैं। ये कॉपर आयन मुक्त होते हैं और शुक्राणुओं की गतिशीलता और निषेचन क्षमता को कम कर देते हैं। हार्मोन मोचक, जैसे LNG-20, ये गर्भाशय को भ्रूण में रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं। आप इसमें बेसिकली इतना कुछ याद मत रखना, हम आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं। आप इसमें ऐसा याद रखना IUD में आप याद रखना सीधा कॉपर टी। IUD में सीधा याद रखना आप कॉपर टी में लिखना, आप हेडिंग डालना कॉपर टी CUT, इसमें लिखना यह कॉपर की बनी होती है, जिसमें इसमें कॉपर के बार होती हैं, कॉपर की बनी होती है जो कॉपर आयन मुक्त करती है, जिसके कारण यह शुक्राणुओं की गतिशीलता कम करती है और निषेचन क्षमता को कम कर देती है। बस इतना ही बहुत है, इस सारा मत लिखना, इतना सारा कोई काम का नहीं है, इतना सारा कॉपर टी के लिए लिख देना इसमें। फिर आती हैं आपकी गर्भाशय गोलियां, यह मुख्य रूप से हार्मोन आधारित होती हैं। किस पर? हार्मोन आधारित होती हैं। जैसे ये प्रोजेस्टेरोन एंड्रोजन का मिश्रण या सिर्फ प्रोजेस्टेरोन या एंड्रोजन का मिश्रण हो सकती हैं। यह अंडोत्सर्ग और रोपण को रोकती हैं। जैसे सहेली, यह लखनऊ के CDRI द्वारा विकसित की गई हैं। यह पहली गैर स्टेरॉयडल साप्ताहिक गोली है। इसके दुष्प्रभाव भी बहुत कम है। इसके जो दुष्प्रभाव है, जो होने वाले हानिकारक प्रभाव है, वह बहुत ही कम है। यह सहेली की एक टैबलेट दिखाई गई है यहाँ पे आप देख सकते हैं। याद रखना आप, सहेली, 7 से सहेली और 7 से सप्ताह, 7 से सहेली और 7 से 7 दिन। सहेली 7 दिन में एक बार खाई जाती है, सहेली 7 दिन में एक बार खाई जाती है। जबकि एक और टैबलेट होती है जिसका नाम होता है मालाडी, जिसका नाम क्या होता है? मालाडी डी से याद रखना डेली, यह डेली खाई जाती है। यह डेली मतलब प्रतिदिन खाने वाली एक दवा है जिसका नाम मालाडी है। और 7 से सहेली और सहेली से 7 दिन। सहेली कब खाई जाती है? 7 दिन में एक बार। और मालाडी कब खाई जाती है? डी से डेली। यह पर डे खानी पड़ती है। यह भी एक गर्भ निरोधक की एक विधि है जिसे हम शल्य क्रिया या स्थायी विधि भी मानते हैं। यह गर्भ निरोधक की स्थायी विधियों में से एक है, जिसमें सामान्यतः जो नर होता है उसके शुक्रवाहक नलिकाओं को काटकर बांध देते हैं, जिसे हम नसबंदी या वैस्कोटोमी कहते हैं। जबकि जो महिलाएं होती हैं उनकी अंडवाहक नलिकाओं को काटकर बांध देते हैं, जिसे हम ट्यूबेक्टोमी या नलबंदी कहते हैं। जैसे इन्हें वाद्यीकरण भी कहते हैं। यह स्थायी विधियां हैं। यह गर्भ निरोधक की कैसी विधियां? स्थायी विधियां हैं। वैस्कोटोमी, पुरुषों में शुक्रवाहिका के एक छोटे भाग को काटकर बांध दिया जाता है, जैसे हम वैस्कोटोमी कहते हैं। जबकि ट्यूबेक्टोमी, महिलाओं के फैलोपियन नलिका के एक छोटे भाग को काटकर बांध दिया जाता है, नलबंदी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जीनोटाइप और फिनोटाइप के मुख्य अंतर लिखिए। कभी कभी पेपर में आ जाते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप। अभी आप समझने का प्रयास कीजिए सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पे आपको 2 इमेज दिख रही हैं जिसमें आप एक छोटे व्यक्ति को देख सकते हैं और एक बड़े व्यक्ति को देख सकते हैं। यहाँ पे अब आप एक परम सुंदरी को भी देख सकते हैं जो कि देखने में सुंदर है। ज़्यादा वैसे मत देखना, अभी पेपर है, भूल जाओगे नहीं दो सिलेबस। और यहाँ पे एक व्यक्ति है, इतिहास गवाह है भाई, अच्छी फसल हमेशा कीड़ों ने ही खाई है। ये बात बिल्कुल सही है। पहले हमें नहीं लगता था, हमने गूगल पे जब इसे डाला सर्च करने के लिए, सबसे पहले हमारे सामने यही फोटो आई। कहने का मतलब अच्छी फसल हमेशा कीड़े खा जाते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिखा? एक बौना व्यक्ति, यहाँ पे एक लंबा व्यक्ति, यहाँ पे एक अच्छी मैम साहब जिन्हें गोरी मैम साहब भी कह सकते हैं, यहाँ पे हमारा कालू भाई।
तो ऐसे लक्षण जो हमें देखने से भी दिख जाए, ऐसे लक्षण जो हमें अपनी आंखों से दिख जाए, ऐसे लक्षणों को हम क्या कहते हैं? फिनोटाइप। जबकि ऐसे लक्षण जो हमें अपनी आंखों से ना दिखाई दे लेकिन जीभ के अंदर मौजूद हो, उन्हें हम जीनोटाइप कहते हैं। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। गोरी मैम साहब को अब भूल जाइए, वरना आप सिलेबस में क्या लिखोगे? पेपर है भाई, अभी नहीं, टाइम है। आपको बाप की बेटी मिलेगी और साथ में पेटी मिलेगी, लेकिन पास होने के बाद, अभी नहीं। जीनोटाइप यह किसी जीव का आनुवंशिक संगठन है जो उसके डीएनए के मौजूद में होता है, जो उसके डीएनए में मौजूद होता है। इसे हम अपनी आंखों से सीधे नहीं देख सकते। यह माता पिता से विरासत में मिले जीन का सेट होता है, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। यह उसके जीनोटाइप होते हैं, जो कि उसके अंदर गुण होते हैं, उन्हें हम जीनोटाइप कहते हैं। लेकिन फिनोटाइप यह किसी जीव के बाहरी लक्षण होते हैं जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं। यह जीनोटाइप और पर्यावरण के आपसी प्रभाव का परिणाम होते हैं, जैसे पौधे का लंबा होना, मनुष्य की आंखों का रंग, मनुष्य की त्वचा का रंग। अगर हम बात करें इनके अंतर की, तो यह है इनकी परिभाषा हो गई। जीव के जीन का समूह जीनोटाइप कहलाता है। जीव के दिखने वाले सारे लक्षणों का समूह, सारे गुण फिनोटाइप कहलाते हैं। जैसे इसे आंखों से देखा जा सकता है, फिनोटाइप को आंखों से देखा जा सकता है, जबकि जीनोटाइप को आंखों से नहीं देखा जा सकता। यह पर्यावरण से प्रभावित नहीं होते, फिनोटाइप पर्यावरण से प्रभावित हो जाते हैं। जीनोटाइप के उदाहरण जैसे डीएनए की संरचना हो गई, फिनोटाइप का उदाहरण बालों का रंग है, ऊंचाई है, त्वचा का रंग आदि है। यह भी 2 नंबर या 3 नंबरिया में आता है, ज़्यादा में नहीं आता। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। तो ऐसे लक्षण जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देते हैं फिनोटाइप कहलाते हैं, जबकि ऐसे लक्षण हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते जीनोटाइप कहलाते हैं। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं भाई, जहर वर्षा गति। आज की क्लास में जहर वर्षेगा। अगर आप अपूर्ण प्रभावता, सह प्रभावता और प्रभावता के अन्य नियमों को पढ़ लेते हैं तो आपके 5 नंबर का क्वेश्चन फंसना बिल्कुल लिख के ले जाओ भाई, हमसे लिख लो आज तुम। मेंडल वाले नियम से मतलब वंशागति और विविधता वाले पार्ट से 10 नंबर का आएगा कम से कम। कितने नंबर का? 10 नंबर का आएगा ही। इसे पढ़ना पड़ेगा, अगर पास होना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के अब हम बढ़ते हैं। भाई बात पेटी की है, अगर बेटी की होती तब भी चल जाती, लेकिन बात पेटी के वही 15 लाख वाली, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अपूर्ण प्रभावता कहने का मतलब ऐसे लक्षण जो किसी जीव के, ऐसे लक्षण जो दो विपरीत लक्षण है लेकिन उनमें से ना एक प्रकट हुआ ना दूसरा, उनके बीच वाला कोई आ जाए, इसे अपूर्ण प्रभावता कहते हैं। जैसे समझने का प्रयास करते हैं, जब किसी जीव में दो विपरीत लक्षणों वाले एलील उपस्थित हों लेकिन कोई भी एक एलील पूरी तरह प्रभावी ना हो, उसे अपूर्ण प्रभावता कहते हैं। F1 पीढ़ी में दोनों जनकों के बीच मिश्रित लक्षण दिखाई देता है, जैसे ब्राह्मणस जालपा, इसे हम स्वान पुष्प भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लाल फूल है, यहाँ पे सफ़ेद फूल है, और इन दोनों क्रॉस कराया तो हमें गुलाबी फूल प्राप्त हुए। कैसे फूल प्राप्त हुए? गुलाबी फूल प्राप्त हुए। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक गाय है, यह जब माता पिता को ज्ञात करेंगे तो एक सफ़ेद माता होगी, एक इसका जो पिता होगा, जो बैल होगा, वो लगभग काला होगा, और दोनों के लक्षण इसमें आ गए, इसलिए यह चितकबरी हो गई। जैसे अगर आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, लबरी तेरे प्यार में, लबरी तेरे प्यार में लबरा हो गए हम, और धूप में खड़े खड़े चितकबरा हो गए हम। और चितकबरा से आप याद रखेंगे ऐसे लक्षण जो दोनों जनकों से ना मिलते हों जबकि वह दोनों जनकों के बीच के हों, वह दोनों जनकों कैसे हों? बीच के हों। यह किसका उदाहरण है? अपूर्ण प्रभावता का। किसका उदाहरण है? अपूर्ण प्रभावता का उदाहरण है। तो आप इसे शायरी से याद रख सकते हैं। ऐसे लक्षण जो दोनों जनकों के समान ना हो बल्कि उन दोनों जनकों के मिश्रण हो, इसे हम क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभावता कहते हैं। जैसे अब हम समझने का प्रयास करते हैं, जब लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस सफेद पुष्प वाले पौधे से कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में लाल की बजाय गुलाबी पुष्प प्राप्त होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्योंकि लाल रंग का जीन सफेद रंग के जीन पर पूरी तरह दबा नहीं पाता। जबकि F2 पीढ़ी में अगर हम बात करें, जब गुलाबी फूलों का क्रॉस आपस में कराया जाता है तो फिनोटाइप और जीनोटाइप 1:2:2 यानी एक लाल फूल, दो गुलाबी फूल और एक सफेद फूल प्राप्त होता है।
बोलो डमरू वाले की जय। अगर चितकबरा वाला उदाहरण समझ में आ जाए तो लाइक करके जरूर जाना, अगर चितकबरा वाला आ जाए। टेंशन नहीं लेना भाई, तुम्हारा भाई बैठा है अभी, अभी टेंशन नहीं लेना, जब तक पेपर नहीं हुआ ना जब तक मैं बैठा हूँ, यहाँ पे कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, सह प्रभावता। सह प्रभावता क्या है? सह प्रभावता ऐसी है जब एक जीव के लक्षण, जब एक जीव होता है और वो दूसरा जीव होता है और दोनों आपस में क्रॉस करते हैं और दोनों के लक्षण समान रूप से व्यक्त हो जाए। दोनों के लक्षण कैसे हो जाए? समान रूप से व्यक्त हो जाए। कैसे हो जाए? समान रूप से व्यक्त हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? सह प्रभावता कहते हैं। सह माने साथ में, प्रभावता माने प्रभावी, ऐसे लक्षण साथ में प्रभावी हो जाए वह उसे हम सह प्रभावता कहते हैं। जब दो जनकों के लक्षण आपस में प्रभावी हो जाए उसे क्या कहते हैं? सह प्रभावता कहते हैं। जैसे हम समझने का प्रयास करते हैं, कोई बात नहीं, हर किसी को नहीं आता समझ में, आपको आएगा, लेकिन मन की भावना समझो भाई। सह प्रभावता वह स्थिति है जिसमें दोनों एलील समान रूप से प्रभावी होते हैं और F1 पीढ़ी में दोनों के लक्षण अलग अलग हों और स्पष्ट रूप से दिखाई देते हों। यहाँ लक्षणों का मिश्रण नहीं होता बल्कि दोनों साथ साथ प्रकट होते हैं। मनुष्य के रक्त का समूह, जैसे मनुष्य के रक्त का समूह के माध्यम से स्पष्टीकरण, मनुष्य में रक्त समूह का निर्धारण आई जीन द्वारा होता है जिसके 3 एलील होते हैं, IA, IB और II। सह प्रभावता का उदाहरण, एक व्यक्ति अपने माता पिता में IA और IB दोनों एलील मिलते हैं तो उसका रक्त समूह AB होता है। जैसे अभी समझ में नहीं आया, हम समझाएंगे फिर आ जाएगा, देखना जादू, देखना बस जादू दिखा दे, जमूरे दिखा दे जादू, कहो दिखा दो, कहो तो एक बार दिखा दो। चलो दिखाते हैं, कोई बात नहीं, अब हम जादू दिखाएंगे आपको। क्या दिखाएंगे? जादू। देखना बस, आप देखते जाना। किसी के पिता का रक्त समूह मान लो A है, क्या है? A। और उसकी माता का रक्त समूह क्या है? B। जब इन दोनों ने आपस में क्रॉस के संतान पैदा की तो उसके संतान का रक्त क्या आया? AB। रक्त समूह क्या आया? AB। उसका ब्लड ग्रुप क्या बना? AB। देखो आपके सामने बस संतान पैदा कर दिया हमने, देख रहे हो, इन दोनों ने संतान पैदा कर दी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो रक्त समूह है वह ना तो A है और ना ही B है, वह इन दोनों का सह प्रभावी लक्षण है, दोनों को साथ में व्यक्त किया है, इसलिए यह AB बना है। क्या बना है? AB। जब दो जनकों के लक्षण आपस में सह प्रभावी हो जाए इसे सह प्रभावता का नियम कहते हैं। यहाँ पर रोज दिख रहा है आपको, ना तो यह सफेद है और ना ही पूरा लाल है, यह क्या है? सह प्रभावी। क्या है? सह प्रभावी। इसमें दोनों जनकों के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसे सह प्रभावी का उदाहरण माना जाएगा। अगर आपको रोज मिला है अभी रोज डे पे 7 तारीख में, जिस जिसको रोज मिला है, भाई तुम बर्बादी कगार पे हो। तुम क्या सोच रहे थे हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रेचुलेसन नहीं, जिस जिसको 7 तारीख पर रोज मिला है वो बर्बादी की कगार पे है। अगर तुम लड़के हो और तुम्हें रोज मिला है तो तुम भूल जाओ पेटी, तो तुम्हें पेटी नहीं मिल सकती। बेटी मिल जाए बेशक किसी की, लेकिन पेटी तुम भूल जाओ, और वो भी पेटी क्या, बात काली स्कॉर्पियो की है। बेशक 15-20 लाख की बात नहीं है, बात काली स्कॉर्पियो की, वो भी काली वाली। इसलिए फोकस करो पढ़ने पे अभी। तो आप भी चाहते हैं कि आपको स्कॉर्पियो मिले, वो भी काली वाली, तो पढ़ने पर विशेष ध्यान दें भाई। आलतू फालतू इलू इलू में नहीं पढ़ना आपको। अभी रोज डे मत मनाओ, काली वाली स्कॉर्पियो लेके आना उस दिन, उस दिन रोज डे मनाएंगे हम लोग काली वाली स्कॉर्पियो से। अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, मानव में लिंग निर्धारण, पक्षी में लिंग निर्धारण। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यह हर बार पूछा जाता है। जिस प्रकार हर फरवरी 7 से 14 तारीख तक हम लोगों के लिए बेकार के दिन है, बेकार की बातें हैं, इसी प्रकार हर पेपर में यह क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। मानव में लिंग निर्धारण और पक्षियों में लिंग निर्धारण की व्याख्या कीजिए, हर बार आता है जी। हाँ, वो बात अलग है कि आपकी किस्मत ही खराब है, किसी ने आपको नजर नहीं श्राप लगाया है और ना आए तो वो बात अलग है, लेकिन आएगा, हमारे हमारे हिसाब से तो आएगा। अब आप अपना अपना देख लो, किस्मत दिखवाओ पहले, अच्छी होगी तो आएगा, खराब होगी तो नहीं आएगा, पहले बता दिया। मानव में लिंग निर्धारण बहुत ही बेसिक बेसिक सा टॉपिक है, समझने का प्रयास करते हैं। पहले पहले हम समझते हैं इसको। तो मानव में लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण समझने का कार्य करते हैं। तो मानव में जो वो होती है, जो नर होता है, नर में XY होता है और मादा में XX होता है।
जो नर होता है वह विषम युग्मकी होता है, नर विषम युग्मकी होता है, जबकि जो मादा होती है वह समयुग्मकी होती है, वह समयुग्मकी होती है। कहने का मतलब यदि नर वाली एक्स का मादा वाली एक्स से डिफ्यूजन करवाएं, संलयन करवाएं, तो हमें मादा प्राप्त होगी, जबकि नर वाले वाई का मादा वाली एक्स से गुणांक करवाएं या संलयन करवाएं तो हमें नर प्राप्त होगा। तो जो मानव है, मानव में लिंग निर्धारण का कार्य पुरुष करता है। जो पुरुष का वाई क्रोमोसोम होता है वह लिंग निर्धारण का कार्य करता है। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। अब हम इसे वहां पे समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मानव में लिंग निर्धारण। प्रत्येक मनुष्य की कोशिका में 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। इन गुणसूत्रों को दो श्रेणी में बांटा गया है। एक ऑटोसोम, इनमें 22 जोड़ी होते हैं। ये शरीर के सामान्य लक्षण जैसे रंग है, ऊंचाई है, बालों का कलर है आदि को नियंत्रित करते हैं और स्त्री पुरुष में यह समान होते हैं। जबकि लिंग गुणसूत्र एक जोड़ी होते हैं जो लिंग संतान या तो लड़का या लड़की का निर्धारण करते हैं। स्त्री में लिंग गुणसूत्र समान होते हैं यानी XX होते हैं, यानी जो महिला होती है, जो मादा होती है वह समयुग्मकी होती है, इसलिए केवल एक ही प्रकार के अंडों का निर्माण करती है जिसमें X गुणसूत्र होता है। जबकि पुरुष दो अलग अलग लिंग गुणसूत्र होते हैं जैसे X और Y। पुरुष विषम युग्मकी होता है, इसलिए है X और Y दो प्रकार के लिंग गुणसूत्र बनाता है। पुरुष दो प्रकार के शुक्राणु बनाता है जिसमें 50% X तथा 50% Y होते हैं। यदि X वाला शुक्राणु, यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करे तो लड़की, यानी X मिले तो लड़की, और यदि Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करे तो संतान लड़का XY। अतः मानव में लिंग निर्धारण पूरी तरह से पुरुष के ऊपर रहता है। जो पिता होता है उस पर जिम्मेदार होता है। यहाँ पे X वही है, लेकिन इस X का जब हम Y से गुणांक करते हैं तो हमें XY मिलता है जो कि नर होता है। तो जो मानव होता है, मानव में लिंग निर्धारण पुरुष के Y गुणसूत्र के द्वारा होता है। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। लेकिन बाबू, पक्षियों में यह थोड़ा सा अलग बात है। अरे भाई, जो नर है किसमें? पक्षी में, वह समयुग्मकी होता है। कैसा होता है? समयुग्मकी। और जो महिला है वह ZW विषम युग्मकी होती है। लेकिन मानव में जो नर था वह विषम युग्मकी था और जो मादा थी वह समयुग्मकी थी। लेकिन पक्षियों में बबुआ थोड़ी सी अलग बात है। पक्षियों में क्या बात है? अलग बात है, क्योंकि पक्षियों में नर होता है वह समयुग्मकी होता है और जो मादा होती है वह विषम युग्मकी होती है। नर ZZ से प्रदर्शित करते हैं जबकि मादा ZW से प्रदर्शित करते हैं। बोलो डमरू वाले की जय। अब हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। पक्षियों में लिंग निर्धारण की प्रणाली मनुष्यों के बिल्कुल विपरीत होती है। यहाँ मादा विषम युग्मकी होती है जबकि पुरुष समयुग्मकी होता है। नर पक्षी मेल वर्ण, इसमें समान लिंग गुणसूत्र होते हैं जिसे ZZ कहा जाता है। नर केवल एक ही प्रकार के शुक्राणु बनाता है जिसमें Z गुणसूत्र होता है, जबकि मादा, इसमें दो अलग अलग लिंग गुणसूत्र होते हैं जिन्हें ZW कहा जाता है। मादा दो प्रकार के अंडों का निर्माण करती है, 50% Z वाले और 50% W वाले। अगर हम इनकी कार्यविधि की बात करें, क्रियाविधि की समझने का प्रयास करें तो मादा, यहाँ पे नर है और यहाँ पे मादा। जब हमने इस वाली जेड का क्रॉस इस जेड से कराया तो हमें ZZ प्राप्त हुआ जो कि ZZ एक नर है, जबकि हमने इस Z का क्रॉस इस W से कराया तो हमें ZW प्राप्त हुआ जो कि मादा है, जो कि क्या है? मादा है। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। जो पक्षी होते हैं, पक्षियों में लिंग का निर्धारण मादा द्वारा होता है, जबकि जो मानव है उनमें लिंग का निर्धारण पुरुष के द्वारा होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, और आज का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आज का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यह। अगर आपने आज की पूरी क्लास देखी और यह क्वेश्चन नहीं देखा तो आप पास होने की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। जिस प्रकार रोज डे पर हर किसी को रोज नहीं मिलता, जिस प्रकार रोज डे पर हर किसी को रोज नहीं मिलता,
उसी प्रकार जिंदगी में मुकाम हर किसी को यूं ही नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं कि आपको जिंदगी में एक अच्छा मुकाम मिले तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। गुणसूत्रीय विकार क्या है, इसे विस्तार से समझाइए। विकार कुल मिलाकर ऐसी स्थिति है जब कोई व्यक्ति आनुवांशिक रूप से अपाहिज या उसमें कोई विकृति पैदा हो जाए, उसमें कोई विकृति पैदा हो जाए या कोई विकार या कोई कमी आ जाए, उसे हम विकार कहते हैं। क्या कहते हैं? विकार कहते हैं। गुणसूत्रीय विकार वो आनुवांशिक स्थितियां हैं जो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन या उनकी रचना में असमानताओं के कारण होती हैं। अब हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की। तो डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक स्थिति है जिसमें शरीर की क्रोमोसोम की संख्या समान रूप से अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है? अधिक। और डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र की कितने की 21वें गुणसूत्र की एक अधिक कॉपी बन जाती है। 21वें गुणसूत्र की एक अधिक कॉपी बन जाती है। डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र की एक अधिक कॉपी बन जाती है जिससे कुल गुणसूत्र 46 की जगह 47 हो जाते हैं। सामान्य तौर पर एक बच्चे के शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे के पास 21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त कॉपी हो जाती है या बन जाती है। इस वजह से इसे ट्राइसोमी यानी त्रिसूत्रता भी कहते हैं। यह अतिरिक्त क्रोमोसोम बच्चे के शरीर और मानसिक विकास को प्रभावित करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे का एक तस्वीर है, एक फोटो है, एक भावना है, जैसे आप समझ सकते हैं। इसका जो मुंह है वह चपटा है, माथा बड़ा है, आंखों का कलर, कान थोड़े बड़े हैं, पैरों में तथा हाथों की उंगलियां थोड़ी टेढ़ी हैं, मुंह के जीभ पर खांच है, होंठ फटे हैं। अगर हम इसके सामान्य लक्षण की बात करें तो चेहरा थोड़ा चपटा, विशेषकर नाक का हिस्सा, आंखें ऊपर की ओर झुकी हुई, बादाम के आकार की। अरे आंखें कैसी हैं? बादाम के आकार की। अगर आपको बादाम के आकार की आंखें याद ना हो तो आप वो गाना याद कर सकते हैं, कच्चा बादाम वाला कच्चा बादाम। तो यहाँ पे जो बादाम है वो कैसे? आंखों के आकार के। जो कद है, लंबाई सामान्य रूप से कम होती है, गर्दन छोटी और उस पर अतिरिक्त त्वचा होती है, हाथ पैर हथेली के बीच में केवल एक लकीर होना और पैरों की पहली और दूसरी उंगली के बीच ज़्यादा दूरी होना, ये सभी डाउन सिंड्रोम के लक्षण हैं। आप बेसिकली यह याद रखिए कि डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण होता है। 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त कॉपी आ जाने के कारण डाउन सिंड्रोम होता है और इसकी खोज लैंगडाउन ने की थी। इसकी खोज अगर आप खोज लिखना चाहें तो लिख सकते। तो डाउन सिंड्रोम की खोज लैंगडन डाउन ने की थी। आप इसे अपने क्वेश्चन में लिख सकते हैं और इन्होंने यह खोज 1866 में की थी। आई होप कि अब आप डाउन सिंड्रोम पूरा समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हमें इसमें 3 प्रकार के सिंड्रोम पढ़ने हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, क्योंकि यह तीनों गुणसूत्रीय विकार का उदाहरण है। अगर हम बात करें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी एक आनुवांशिक स्थिति है जो केवल पुरुषों में ही होता है। एक बात तो है, अगर आप बायो पढ़ते हैं तो आपका इस समाज से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि लगभग 70% विकार ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में ही देखे जाते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में ही देखे जाते हैं। फिर आपको ऐसा लगेगा कि भगवान ने ही हम पुरुषों के साथ अन्याय किया है। ऐसे बहुत सारे विकार हैं, जैसे वर्णनान्यता है, वह सबसे ज्यादा पुरुषों में ही होती है। हीमोफीलिया वह सबसे ज्यादा पुरुषों में ही होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वह सबसे ज्यादा पुरुषों में ही होता है। तो भगवान ने ही हम लोगों के साथ गलत किया है, इस समाज से तो हम उम्मीद ही क्या करें। तो जो पुरुष समाज है, यही निवेदन है भाई, पढ़ लो, वरना भगवान भी तुम्हारी फील्डिंग सेट करने बैठे हैं। किसी दिन तुम्हें धप्पा आएगा, सीधा धप्पा, तुम्हें यह हो गया, समझो बात। वरना नीले ड्रम में हर किसी की फील्डिंग सेट हो सकती है। यह केवल पुरुषों में ही होता है। यह तब होता है जब एक लड़का अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम के साथ पैदा होता है। सामान्य तौर पर यह पुरुषों में 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। सामान्य तौर पर पुरुषों में 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, एक एक्स और एक वाई। लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में पुरुषों के पास एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम सेट होता है, जिसके कारण यह होता है। अगर हम बात करें सामान्य लक्षण की तो लंबाई, औसत लंबाई से अधिक लंबा, छाती में स्तन हल्के से विकसित हो जाते हैं। जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के मरीज होते हैं उनके जो स्तन होते हैं वह थोड़े से विकसित हो जाते हैं। त्वचा
शरीर और चेहरे के बाल पर कमी होती है। प्रजनन, छोटे अंडकोश और शुक्राणुओं का अभाव। कहने का मतलब यह वांझ होते हैं, यह जनन करने योग्य नहीं होते। हमारा आज का अंतिम टॉपिक और हमारी क्लास आज खत्म हो जाएगी। फिर मिलेंगे कहीं किसी और मोड़ पर, किसी और ब्रह्मांड में। टर्नर सिंड्रोम क्या है? टर्नर सिंड्रोम, जैसे आपने कभी फोन चलाया होगा तो उसमें आया होगा टर्न ऑन द नोटिफिकेशन या टर्न ऑफ द नोटिफिकेशन। तो टर्न का मतलब होता है कम। क्या होता है? कम। और सिंड्रोम का मतलब गुणसूत्रों की संख्या या तो बढ़ेगी या घटेगी। तो कम हो रही ना, तो यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जो मानव कुल गुणसूत्र हैं वह 46 होते हैं, जबकि इसमें जो कुल गुणसूत्र हैं वह 45 होते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम में केवल 45 गुणसूत्र ही होते हैं। टर्नर सिंड्रोम यह अनुवांशिक स्थिति है जो केवल महिलाओं को प्रभावित करती है। यह तब होता है जब एक महिला दो समान क्रोमोसोम के बजाय केवल एक ही पूर्ण एक्स क्रोमोसोम लेकर होती है या लेकर आती है, या दूसरा एक्स क्रोमोसोम अधूरा होता है। सामान्य रूप से महिलाओं में 46 क्रोमोसोम, 44 तह गुणसूत्र और 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में कुल 45 क्रोमोसोम ही होते हैं। इसके मुख्य लक्षण कम लंबाई, यह सबसे आम लक्षण है। टर्नर सिंड्रोम वाली लड़कियों का कद सामान्य से कम रह जाता है। गर्दन की बनावट, गर्दन चौड़ी और जालीदार हो सकती है। यौन विकास में कमी, अंडाशय का सही से विकसित न होना और साथ ही उनके स्तन और मासिक धर्म समय पर शुरू न होना। बांझपन, अधिकांश महिलाएं प्राकृतिक रूप से गर्भ धारण करने में असमर्थ होती हैं। और शारीरिक विशेषताएं, छाती चौड़ी, कोहनी का बाहर की ओर झुका होना और जन्म के साथ हाथ पैरों में सूजन इस सिंड्रोम के प्रमुख लक्षण हैं। थैंक यू, यहाँ तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाना ना भूलें। आपका हमेशा से स्वागत है लक्ष्य क्लासेस बाय सुमित में। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आप इसके PDF वाले नोट्स लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं, जो हमने पढ़ाया उसके डिजिटल नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके ले सकते हैं। इंस्टाग्राम ID वह सुमित01 है। आप इस पर हाय का मैसेज करके भेजें और आपको जो भी हमने पढ़ाया है उस सभी के डिजिटल नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। अब हम मिलते हैं इससे आगे वाले क्वेश्चनों में।